पॉलिटिक्स अलग है और विशेषज्ञ होना अलग है। विशेषज्ञ पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है और पॉलिटिशियन विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। मनमोहन सिंह जी बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और वो अपना काम बखूबी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की एक और शानदार शख्सियत, एक वित्त विशेषज्ञ, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और खूबसूरत दिल के मालिक, हर किसी के साथ उसकी समस्या में खड़े हो जाने वाले द वन एंड ओनली हमारे दिल्ली एनसीआर के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सौरभ अग्रवाल जी। नमस्कार सौरभ जी, आपका स्वागत है डीसी शो में। बहुत बहुत नमस्कार दुष्यंत जी। आपको बहुत दिन से हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जरा वित्त वाले जरा थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं, ऐसे हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इसी तरह से सौरभ भैया को भी पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन आज आप पकड़ में आ ही गए हमारे। नहीं भाई, सर आपके साथ ही रहते हैं। ओके सौरभ भैया, आप क्योंकि एक ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जहां पे कि अगर हम बात करें वित्त के मामले में या रुपए पैसे के मामले में, तो आप सरकार और आम जनता या बिजनेसमैन उनके बीच में एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। आप उनको बताते हैं कि आपने जो पैसा कमाया है उस पे आपको कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को आप बताते हैं कि नहीं भाई, इन्होंने जो पैसा कमाया है इसका इस तरीके से इतना इतना उचित टैक्स बनता है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो आप ही उसमें मध्यस्थ और विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हैं, जो कि इतना आसान काम नहीं है, जो सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट इट्स टू टिपिकल। स्टिल मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई हूँ कि एग्जैक्टली है क्या टैक्सेशन। पहला सवाल मेरा आपसे एक इससे प्रोफेशन से अलग हटके है। टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग। जी, मेरा बचपन फिरोजाबाद में बीता है और स्कूलिंग भी मैंने फिरोजाबाद में ही की है, जो आगरा के पास है। और काफी स्ट्रगल करके हम लोग फिरोजाबाद से यहाँ दिल्ली एनसीआर में सेटल हुए और सबसे पहले मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर लिया था और उसके बाद फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया। फिरोजाबाद एक छोटा शहर है और वहाँ पर एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने मूव किया इधर दिल्ली में और पिछले 25 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ और अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिरोजाबाद, और क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र में आता है और चूड़ियों का बहुत कमाल की जगह है, तो जब मैं छोटा सा आपके चेहरे पे ब्लश ले आता हूं, जब आपकी शादी हुई तो भाभी ने आपसे जो पहला होता है ना कि हाँ एक फरमाइश होती है, तो क्या वो फरमाइश चूड़ियों की थी या कुछ और फरमाइश थी आपसे? नहीं, उसने कभी कोई फरमाइश की नहीं है। और रही बात चूड़ियों की, तो फिरोजाबाद में चूड़ी मिलती ही बहुत है, तो कोई चूड़ी की फरमाइश तो नहीं करता है, चूड़ी मिल जाती है हर जगह। कि कोई ऐसे बहुत करीबी और प्यारे दोस्त जिनसे बचपन से लेके अब तक आपकी एक इंटीमेसी बनी हुई है, आपको बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनके साथ कोई ऐसा लम्हा हो जो आपको बहुत मेमोरेबल हो, जो आपको हमेशा गुनगुनाता रहता हो? इफ अगर आप चाहें तो हम जरूर चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ। बहुत सारे लम्हे हैं, यूं तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं और उनके साथ काफी समय बीता है और अभी भी वो हमारे साथ ही हैं। कुछ दोस्त हैं जो उनके अपने अपने लम्हे हैं। तो ऐसे एक लम्हा मुझे याद आता है कि मेरा एक दोस्त है, वो पान मसाला बहुत खाता है। तो एक दिन वो मेरे साथ मुझे बोला कि रेलवे स्टेशन से एक फ्रेंड को लेना है। मैंने कहा ठीक है, हम रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। और वो पूरे दिन मुझे रेलवे स्टेशन घुमाता रहा दिल्ली में और बाद में मुझे पता लगा कि इसे फ्रेंड को नहीं लेना था, इसे तो मसाला खरीदना था। तो यहाँ तो मिलता है, वही रेलवे स्टेशन पर मिलता है, उसको लेने के लिए वहां तक है। ओके। एक ऐसी क्या फिरोजाबाद की याद या खास बात है जो आपको दिल्ली में खलती है, आपको लगता है यार ये चीज यहाँ पे नहीं आई, रियली मिस दैट? फिरोजाबाद एक छोटा शहर है, तो वहाँ जो अपनापन है, अपने लोग हैं। यहाँ पर लाइफ बहुत व्यस्त है, नोएडा दिल्ली एनसीआर में, तो वो अपनापन जो वहाँ है, जो अपने लोग हैं, वो यहाँ नहीं मिल पाते। ये बहुत इम्पोर्टेंट।
आप क्योंकि एक जाने माने वित्त विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे एक सवाल बहुत औपचारिक रूप से करना चाहता हूं। लोगों के मन में टैक्सेशन डिपार्टमेंट, टैक्स को लेके एक अजीब सा डर रहता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या होगा। तो ये डर उनके मन में जो रहता है वो उनके अशिक्षित होना भी, क्या शिक्षा का प्रॉपर प्रचार प्रसार नहीं होना भी उसका एक कारण है, या ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ही ऐसा कि इससे डर के ही रहना चाहिए? नहीं, ऐसा डरना तो कुछ नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने हर चीज का मैसेज भी देती है, ईमेल पर भी आपके आ रहा है और फेसलेस भी हो रहा है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेल पर भी आती है टाइम टू टाइम। आपको वो वॉच करना है, मैसेज वॉच करना है और अपने सीए के कांटेक्ट में रहना है। और अब तो खुद भी अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। इस तरीके के मॉड्यूल भी आ गए हैं, नई वेबसाइट भी आ रही है। इट विल बी मोर यूजर फ्रेंडली। क्योंकि अभी ये जीएसटी की बहुत बात होती है, कई लोग इससे खुश भी हैं, कई लोग परेशान भी हैं, और कई लोग अभी तक अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन भी शुरू हो गया। पौने दो साल हो गए ऑलरेडी हमको इस कोरोना काल से पूरा निकलते हुए। आई डोंट नो कि अभी और कितना समय लगेगा। आई विश कि बहुत जल्दी ये समस्या खत्म हो जाए। बतौर वित्त विशेषज्ञ, बतौर चार्टेड अकाउंटेंट, सौरभ अग्रवाल जी की नजर में जीएसटी की एक सबसे खूबसूरती और एक सबसे बुरी चीज? जीएसटी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका इनपुट आपके पोर्टल पर इमीडिएट रिफ्लेक्ट, पूरा रियल टाइम में। तो आप किससे परचेज कर रहे हैं तो आपको इनपुट मिल जाता है। और बुरी चीज अगर मैंने समझी है तो ये है कि ये इसमें इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं कि जिससे लोग परेशान हैं, सीए भी परेशान है कि अब ये फॉर्म आएगा, अब ऐसे होगा, अब ये नोटिफिकेशन आएगी। बिकॉज उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि लोग पहले कुछ समझ पाते हैं तब तक वो चेंज हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बतौर वित्त विशेषज्ञ या बतौर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका क्या मत है कि जैसे हमारे देश में सरकारें आती हैं, क्योंकि मशीनरी है उसका तो अपना एक सिस्टम है, उसमें एक अलग अलग अफसर होते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है टैक्सेशन का, लेकिन जब उनके ऊपर जो उन्हें कंट्रोल करने के लिए कमांड में जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, चाहे हमारे देश में हो या विदेशों में हो, क्या बतौर वित्त विशेषज्ञ आपको लगता है कि उस पद पे भी, उस राजनीतिक क्रम में भी पर्टिकुलर किसी वित्त के बहुत अच्छे विशेषज्ञ को उस पोस्ट पे होना चाहिए, और अगर वो नहीं उस पोस्ट पे होता तो हमारे वित्तीय क्षेत्र को क्या नुकसान होता है किसी पर्टिकुलर देश में? दो बातें हैं इसमें, पॉलिटिक्स अलग है और विशेषज्ञ होना अलग है। विशेषज्ञ पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है और पॉलिटिशियन विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। तो ये सोचने में तो अच्छा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को कमांड करने के लिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हों, उनको भी उस सब्जेक्ट की नॉलेज और एक्सपर्ट होना आवश्यक है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं हर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, लाइक एसोचैम है, फिक्की है, और भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी कंसल्टेंसी और गाइडेंस से ही सारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है। पॉलिटिशियंस का तो अपना लिमिटेड गाइडेंस होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, और जो गवर्नमेंट में जो एक सिस्टम है उनका, क्या आपको लगता है कि कोई ना कोई इसके बीच में भी ऐसा एक समन्वय सेतु होना चाहिए जहां थोड़ी सी पावर्स प्राइवेट जो वित्त विशेषज्ञ उनको भी हो, उनकी कुछ चीजें उनके साथ मर्जअप हो, जिससे कि ये जो सिस्टम है जहां कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये सॉल्व हो सके? क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म विकसित होना चाहिए? ऐसा प्लेटफॉर्म अभी कुछ दिन में बना है, जो ई फाइलिंग मॉड्यूल्स आए हैं, वहां पर आप ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विशेषज्ञ भी अपना ऑनलाइन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। अभी आपको डिपार्टमेंट जाने की आवश्यकता नहीं है, घर से ही आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, सारे फॉर्म ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अपील भी आपकी फेसलेस होगी, अब आईटीएटी भी फेसलेस होने जा रहा है, तो ये एक अच्छा समन्वय बन रहा है। सौरभ अग्रवाल, क्योंकि बहुत एक बहुत कूल डूड टाइप का नेचर है आपका,
आपका एक जो फ्रेंड सर्कल है सीमित है लेकिन बड़ा विश्वसनीय है। लोग बहुत पसंद करते हैं आपसे बातें करना, आपके पास बैठना अच्छा लगता है उनको, और आप बहुत सरल हृदय के हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कितने ही बिजी हो लेकिन इफ समबडी कम्स टू यू तो आप प्रॉपर बातें करना, चाय पीना, ये आपकी खूबसूरती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस शख्स के पीछे एक और शख्स छुपा हुआ है। तो अगर मैं एक वित्त विशेषज्ञ को दरकिनार कर दूं, मैं सौरभ अग्रवाल से पूछूं तो उनका क्या, व्हाट ही इज ड्रीमिंग, उनका लक्ष्य क्या है सौरभ अग्रवाल? लक्ष्य मेरा अल्टीमेट तो बिजनेस में आना है, और फिल्मों में भी कुछ ना कुछ अपना योगदान करना चाहता हूं। मतलब हमारा सिनेमा ऐसा है, देखो वित्त विशेषज्ञ इससे बचते नहीं है, इसकी ग्लैमर से। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। ओके, अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ नोएडा में, और कोशिश रहती है कि सभी लोगों को अच्छे से सर्विसेज दे पाऊं। डिपार्टमेंट को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि सारी चीजें डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चाहता है, एसएससी अपने हिसाब से चाहता है, तो जो भी वित्त विशेषज्ञ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए थोड़ी परेशानी रहती है। बट वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंट एनी हाउ, और सही सलाह सही लोगों तक जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। एक शानदार वित्त विशेषज्ञ के आइकॉनिक वित्त विशेषज्ञ कौन है जिनको आप एडमायर करते हो कि वाओ यार, ये अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया, किसके फैन हैं सौरभ अग्रवाल? यूं तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट बीएस जैन जी हैं हमारे पास्ट प्रेसिडेंट आईसीआई, उनको मैं काफी मानता हूं और काफी एडवाइस उससे मैं भी लेता रहता हूं, और वो काफी टीवी और टॉक शो वगैरह में भी आते हैं और काफी एक्सपर्ट हैं। अमरजीत चोपड़ा जी हैं, बट बहुत सारे फील्ड्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में भी, तो सभी लोग अलग अलग मास्टर्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोई आईआरपी में एक्सपर्ट है, कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सपर्ट है, कोई टैक्स कंसल्टेंसी में, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो यही है। मैं एक विद्वान वित्त विशेषज्ञ से एक शख्सियत के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कहते हैं वो बड़े अर्थशास्त्री और बड़ा उनका वर्ल्ड में नाम है। आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है मनमोहन सिंह जी को लेके, उनकी विजडम और उनका वे ऑफ वर्किंग, आपका पर्सनली ओपिनियन क्या? मनमोहन सिंह जी बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और वो अपना काम बखूबी करते हैं, और वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात को जबरदस्ती रखते हैं, और सारा काम अच्छे से वो करते हैं। बतौर वित्त विशेषज्ञ आप एक एरा में हैं, यू आर एस्टैब्लिश नाउ। ये सौरभ अग्रवाल क्या चाहते हैं, उनके बच्चे बड़े होके क्या बने, उनकी ड्रीम क्या है? वैसे तो बच्चों की जो मर्जी है वो काम करेंगे, कहते हैं कि भाई जो इच्छा हो उस फील्ड में जाने देना चाहिए उनको, लेकिन सौरभ अग्रवाल जी का सपना क्या है कि क्यों उनके बच्चों को क्या बनना चाहिए बड़े? ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, बट मेरी बेटी को मैं तो डॉक्टर बनाना चाहता था, बट अभी वो जज बनना चाहती है, तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये सेलेक्टेड कॉमर्स इन 11। ओके ओके। छोटी बेटी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेट्स सी कि क्या होता है। आप क्यों चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, क्या कारण है इसके पीछे? हमारे समाज में आपने देखा होगा, कोरोना पेंडेमिक में भी बहुत लोग मारे गए थे, तो मेडिकल प्रोफेशन में यूं तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट अभी उतनी जरूरत है जितने डॉक्टर्स की, उतने डॉक्टर्स अभी नहीं अवेलेबल है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो और अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर बने। आप नोएडा में आपका निवास है, नोएडा शहर को लेके आपका क्या विश्लेषण है? जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो बन रहा है, जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या कहीं पे आपको क्या अभी कमी लगती है कि वो कमी को बहुत फास्ट पूरा करना चाहिए तो शायद नोएडा और तरक्की करेगा? नोएडा में एक नंबर बात तो यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, तो अगर यहाँ दिल्ली से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा भी एयरपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर नोएडा में, तो वो भी जल्दी से बनेगा, तो नोएडा विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। बतौर जो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ का जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ।
यहाँ पर रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और सारी चीजें वेल कनेक्टेड है, तो बहुत से लोग दिल्ली से आकर नोएडा में ही बस रहे हैं। मैंने दोस्तों आपसे शुरू में कहा था कि आज हम बहुत पॉजिटिव शख्स से बात कर रहे हैं, और सौरभ भैया से कुछ भी उगलवाना या कुछ भी कहलवाना इतना आसान नहीं है। इतने पॉजिटिव है अपनी लाइफ में, हमेशा सकारात्मक बातें, हर कहीं कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसमें से खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। अब एक, क्योंकि आपका रुझान थोड़ा सा कला और आपको अच्छा लगता है, आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो भी मेरे समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी करंट कौन चल रहा है? अभी सलमान खान चल रहा है। सलमान खान बहुत पसंद है आपको, भाईजान से दोस्ती है आपकी। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, एक्ट्रेस? अभी कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी, अच्छा, कियारा और सलमान, ओके। और अगर मैं प्लेबैक सिंगर की बात करूं तो किन के गाने आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं सुनना? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। आपको ये एनालाइज करके समझ आ रहा होगा कि वित्त विशेषज्ञ ऐसे ही नहीं है, इनकी जो सिलेक्शन है वो ही ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। सलमान खान, कियारा आडवाणी, श्रेया घोषाल, तो इनकी चॉइस ये बताती है कि ये कितनी चूजी और कितना क्लासी देखने वाले हैं। सौरभ जी, आप मुझे एक और चीज बताइए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, वहां पे जो एक मिडिल क्लास लोगों तक के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, लेकिन क्या टैक्सेशन में ये नीड है कि जो बिल्कुल लोअर क्लास लोग हैं उनको भी इस एक्सट्रीम से जोड़ना चाहिए, जिससे उनके पास प्रॉपर पेपर्स हो, प्रॉपर चीजें हो, और जोड़ें तो कैसे जोड़ें उनको, किस, और उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा और उनको क्या फायदा होगा अगर देश का प्रत्येक आदमी टैक्सेशन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है? देखिए, जो टैक्स सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट टैक्सेशन है जिसमें हम इनकम टैक्स लेते हैं, वेल्थ टैक्स लेते हैं, और एक इनडायरेक्ट सिस्टम है जिसमें हम जीएसटी को लेते हैं। तो जो जीएसटी है उसमें तो छोटे से छोटा आदमी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सपोज आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उस पर जो जीएसटी लग रहा है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। इनकम टैक्स की अगर बात करें, जो डायरेक्ट टैक्स मैकेनिज्म है उसमें 5 लाख रुपए तक अगर आप इनकम कर रहे हैं तो कोई भी टैक्स नहीं। पहले ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट थी, मोदी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसको 5 लाख तक किया है, तो मैं क्या समझता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है। क्योंकि आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को अपना टैक्स का सपोर्ट दे रहे हैं तो इट इज इनफ। यू नीड नॉट टू गो इनटू द डायरेक्ट मैकेनिज्म वेयर इनकम टैक्स की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं आप वहां पर जाकर अपना रिटर्न फाइल करें, तो आवश्यकता नहीं है। 5 लाख रुपए तक कोई भी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता आपको नहीं है, साल में 5 लाख तक। तो इस तरीके से सभी लोग जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, एक लास्ट बस में आपका एक कंक्लूड मैसेज चाहूंगा। ये जो पेंडेमिक में जो सिनेरियो चेंज हुआ है वर्किंग का, सब कुछ ऑनलाइन, सब ये पिछला करीब 1.25 साल हो गया हम लोगों को इस चीज से लड़ते हुए पूरा सारा। आप बतौर वित्त विशेषज्ञ, बतौर ह्यूमन बीइंग, सरकार को भी और एक आम पब्लिक को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, किस तरीके से अपने आप को ढालें एक टैक्स के ढांचे में, जिससे कि एक जो सर्वाइवल है या जो मानसिक आपका जो एक फ्रीडम है वो और थोड़ा सा इजी हो सके? वो मैं एक छोटा सा आपका मैसेज चाहूंगा गवर्नमेंट के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, कि किस तरीके से वो इस जो नई तकनीकी आ रही है, चेंज हुआ है, कैसे अपने आप को जोड़। जहां तक इस कोरोना पेंडेमिक की बात है, तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। पहले हम लोग पर्सनल इंटरव्यू कर रहे थे, अभी हम जूम पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को एक दूसरे से मिलने की उतनी आवश्यकता नहीं है अभी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर सकते हैं हमको वैसे करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जहां तक बात है, तो मैं गवर्नमेंट में कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए। उसकी जो भी रीजनेबल कॉस्ट है हम सभी लोग देने के लिए तैयार। लेकिन बहुत दुख होता है जब ऑक्सीजन के अभाव में, डॉक्टर्स के अभाव में, मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव में कोई मर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले भी मरे हैं। तो
गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगी अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वो दें और जो भी फैसिलिटीज है उनको सुचारू रूप से चलाए रखें और हम लोगों को भी जितनी आवश्यकता हो उतना ही घर से निकले और बाकी घर पर ही रहें, यही मैं आपसे कहना चाहूँ। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी आपको हम लोग चाहेंगे ऐसे ही आपको परेशान करते रहे। एक बार फिर नेक्स्ट हम लोग जल्दी मिलेंगे, एक और नए सब्जेक्ट के साथ फिर परेशान करेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, ये थे सौरभ अग्रवाल जी। आपने आज एक वित्त विशेषज्ञ और देखा जाए तो कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पब्लिक डोमेन की होती है, उनके एक चर्चित शख्सियत से बात की और आपको जरूर आज लगा होगा कि ये लोग भी उतने ही सरल होते हैं जितना कि सरल एक आम आदमी एक आम जीवन में होता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द देसी शो।